Alright class, in this session we are going to discuss October-November paper 2 to 2019. So let's start. Question number 1 from the topic Everyday Mathematics. It says that Tania has 4 employees. Every week the employee each work for 7 whole 3/4 hours each day for 5 days. Each employee is paid 15.20 per hour. Calculate the total amount Tania pays her 4 employees in 1 week. तो बड़ा सिंपल सा सवाल है. आपने ये देखना है कि एक दिन में कितने आवर्स काम करें. तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हैं. 4 7s are 28, 28 प्लस 3 इट विल बी 31 डिवाइडेड बाय 4. ये एक दिन के हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं, वो 5 दिन काम कर रहे हैं. और कितने एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं. ये आपको मिल जाएगा सारे उसके नंबर ऑफ़ आवर्स का. और एट लास्ट मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो पर आवर का रेट है, दैट इज़ 15.20. सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो गया. एट द एंड द वैल्यू इज़ $2356. ये वो चारों एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करती है. पार्ट बी, द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ $25700 इन 2017 कंपेयर्ड विद 22102 इन 2018. कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज. तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है. वर्किंग फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है इसका, दैट इज़ डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या है, दोनों को आपने सेपरेट किया. सो इट्स 25700 माइनस 22102 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या थी उसकी, इट्स 25700 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सिंप्लीफाई किया सो इट्स 14%. In part C, Tania must add 8% sales tax to the initial cost of a job. She then adds 15% to the cost including the sales tax to find the amount to charge a client. Tania charges one client a total of 465.75 for a job. Calculate the initial cost of this job. अच्छा जी, इनिशियल कॉस्ट जो है वो इस प्राइस से कम हो गई क्योंकि ये जो प्राइस है इसमें दो उसने परसेंटेजेस को ऐड किया हुआ है. एक बता रहा है 8%. इनिशियली कोई भी चीज़ अपनी 100% पर होती है क्योंकि ये 8% ज़्यादा है, टैक्स ऐड हुआ है. तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 108% जो कि बराबर होगा 1.08 के. सिमिलरली 15% है तो ये बराबर होगा 15% जो कि बराबर होगा 1.15. इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, तो मैं दोनों परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा. डिवाइडेड बाय 1.08 एंड डिवाइडेड बाय 1.15 यू विल गेट द इनिशियल वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू $375. तो ये इनिशियल वैल्यू थी, उसने टैक्स ऐड किया, 15% ऐड की, तो फाइनल प्राइस आई 465.75. नेक्स्ट पार्ट. Tanya invests 8,500 in an account paying 3.1% per year compound interest, not simple compound interest है. At the end of 5 years she take 9,300. तो ये उसका amount है from the account to buy new equipment for the business. Calculate how much money is left in the account after buying the new equipment. पहले हम ये निकालते हैं कि 8,500 जो अमाउंट था वो 5 साल के बाद कितना हो गया. तो हमने फार्मूला अप्लाई किया. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n. ये कंपाउंड का फार्मूला है हमारे पास. प्रिंसिपल इज 8,500, 1 प्लस रेट इज 3.5 डिवाइडेड बाय 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर 5. द आंसर इज 9901.76. ये वो अमाउंट है जो एट द एंड उसके पास होगा. इस अमाउंट में से 9901.76 में से उसने 9300 का इक्विपमेंट ले लिया. तो ये वाला अमाउंट तो हमने माइनस किया, तो बचा कितना उसके पास, जो लेफ्ट ओवर है इट्स $601.76 और ये इसका आंसर है. ऑलराइट, इट्स क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज दैट शेप ए बी एंड सी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड. इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन. पार्ट ए, शेप ए इज़ मैप्ड ऑन टू शेप बी बाय आर रिफ्लेक्शन. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम शेप ए से बी पर आते हैं तो इट्स 1 2 3 4. हाफ क्या होगा 1 2, मतलब ये इसकी मिडिल वैल्यू होगी. और अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूँ, सो इट कट्स द वाई एक्सिस एट -1. सो द राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इट्स वाई इक्वल्स टू -1. नेक्स्ट पार्ट. डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप सी. अब शेप ए तो शेप सी पे जा रहा है, देखते ही आपको लग गया कि भाई ये हमारे पास इनलार्जमेंट हो रही है. अब इनलार्जमेंट हो रही है तो स्केल फैक्टर भी होगा. स्केल फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, न्यू लेंथ. अगर यहाँ पर न्यू लेंथ मेरे पास है 3 यूनिट्स
और ओरिजिनल लेंथ मेरे पास है 1 यूनिट, तो हमारा इनलार्जमेंट फैक्टर आएगा k इक्वल्स टू 3। लेकिन आपका जो शेप है ये इन्वर्ट हो रहा है, सो दैट विल बी -3, और मैं माइनस को यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब रह गया आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। के लिए आपने क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपने मीट करना है, ठीक है ना। मतलब ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका यहाँ पर होगा, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि दोनों पॉइंट्स को मीट करें। ये आपने स्केल पेंसिल की हेल्प से करना है। सिमिलरली मैं इसी तरह एक और करस्पॉन्डिंग पॉइंट को मीट करता था, ये पॉइंट है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और मैंने इनको भी आपस में कनेक्ट किया। तो जहाँ पर दोनों पॉइंट आके दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, ये मेरे पास पॉइंट है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज -3, 2। नेक्स्ट वन, transformation T is represented by the matrix -1 0 0 -1. T maps shape A onto shape D. Draw and label shape D. All right. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, -1 0 0 -1। किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ए को। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए का एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है -5 1, -5 1। एक है मेरे पास -6 1, एक है -5 2, और लास्ट वाला बचा मेरे पास -6 3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सो -1 इंटू -5 दैट विल बी 5, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर सबका 0 हो रहा है। -1 इंटू -6 6, -1 इंटू -5 5, -1 इंटू -6 6। डिनोमिनेटर में आते हैं, 0 इंटू -5, -1 इंटू -1 -1, -1 -2 एंड -3। तो इन कोऑर्डिनेट्स को अब हमने अपनी फिगर पे प्लॉट करना है। तो 5 एंड -1 ये एक पॉइंट आया, 6 और -1 ये एक पॉइंट है, 5 और -2, और 6 और -3। तो मेरे पास ये जो शेप आया है दैट इज शेप डी, जो हमें प्लॉट करना था। Question number 3. The table show the times in seconds taken for each of 12 members of an athletic club to run 400 meters at 800 meters. तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, जो डार्क हुए हैं वो पॉइंट्स आपके सामने प्लॉट हुए हैं, जो डार्क नहीं हुए ये पॉइंट्स हमने खुद प्लॉट करने। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 56 एक्स पर है और 129 वाई एक्सिस पर है। तो 56 आपने एक्स में मार्क करना है एंड 129 आपका वाई पे जाएगा। सो 125 6 7 8 एंड 9, तो 129 तो मुझे मिल चुका है, ये आपका 129 है। सो 56 आपका ये होगा, ठीक है। 56 और 129 जहाँ भी मिले हमने वहाँ पर एक क्रॉस कर दिया ऐसे। इस तरह हम सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे के पॉइंट्स को प्लॉट आउट कर दिया, और प्लॉट करने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, रनर्स हु टुक लेस देन 55 seconds on 400 meters and less than 125 seconds to run 800 meters are selected to enter an athletic competition. How many of these runners are selected for the competition? ऑलराइट, तो उसने कंडीशन आपको क्या दी है, इसने कहा है लेस देन 55 सेकेंड, जिसका मतलब 55 की लाइन हमारी ये, ठीक है जी, 55 की लाइन ये है, और 125 की लाइन आपके पास ये है। तो इसमें जो आपके पास रनर आ रहे हैं वो खाली ये लोग आ रहे हैं। तो कितने रनर आपके पास आ रहे हैं, दिस इज ओनली 4। व्हाट टाइप ऑफ को रिलेशन डज द स्कैटर डायग्राम शो। तो आपको बिहेवियर नज़र आ रहा है, इस पैटर्न में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो कोरिलेशन है दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑन द स्कैटर डायग्राम। तो लाइन प्लॉट करनी है हमें इसमें। तो ये आपकी लाइन आ गई, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हम स्ट्रेटेजी हमारी क्या होती है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव द लाइन और नंबर ऑफ पॉइंट्स बिलो द लाइन ये हमेशा सेम होनी चाहिए, या एक आध का फ़र्क है। जैसे कि अगर अभी हम देखें तो हमारे पास 3 और 2 5 पॉइंट्स नीचे हैं, और 3 और तकरीबन 2 पॉइंट्स ना, 5 पॉइंट्स हमारे पास ऊपर है, ये 2 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लाइन पर आ रहे हैं। तो 5 पॉइंट्स ऊपर है, 5 पॉइंट्स नीचे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे बराबर है, दैट मीन्स दैट इज़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लास्ट पार्ट, अनदर रनर टुक 65 सेकेंड्स टू रन 400 मीटर्स। तो 65 सेकेंड्स ये आ गया आपके पास। यूज़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट हाउ लॉन्ग दे वुड टेक टू रन 800 मीटर्स। मतलब आपने y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ कहीं आ रही है। सो इट्स 130 131 132 132.5 के करीब हमारा ये आंसर आ रहा है। B50 members of the athletic club attempted the high jump. The table summarizes the height in centimeters of their jump. The athletics coach used the mid-interval values to calculate an estimate of the mean height jumped by the 50 athletes. His estimate of the mean is 153.6. Explain why P plus Q equals to 12.
पहले पार्ट के लिए हमने सिंपल क्या करना है, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. सो दैट विल बी पी प्लस 10 प्लस 15 प्लस 13 प्लस क्यू. और कितने लोग हैं, 50 मेंबर्स हैं. सो दैट इज इक्वल्स टू 50. सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 12. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, शो दैट 142.5 पी प्लस 162.5 क्यू इक्वल्स टू 1870. यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. तो पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट. 140 और 145 का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज 142.5. सिमिलरली 147.5, 152.5, 157.5 एंड 162.5. अब हम एक कॉलम बनाएंगे अपने पास जिसको हम बोलते हैं एफ एक्स. इसमें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. तो पहला आ जाएगा 142.5 पी. उसके बाद मल्टीप्लाई किया आपने, इट्स 1475. 15 मल्टीप्लाई बाय 152.5 लीड्स टू 2287.5. 157.5 मल्टीप्लाई बाय 13 लीड्स टू 2047.5. और लास्ट में आपके पास आएगा 162.5 क्यू. इसको अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो ये आएगा मेरे पास 142.5 पी प्लस इन तीन नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ 2047.5 प्लस 2287.5 प्लस 1475. ये आ जाएगा आपके पास 5810 डिवाइडेड बाय, और प्लस क्या था मेरे पास 162.5 क्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50. और इसका जो मीन आपको दिया हुआ था इट्स 153.6. 50 मल्टीप्लाई विद 153.6 दैट लीड्स टू 7680. ये 5810 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 5810 दैट लीड्स टू 1870. ऑलराइट, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बचा, 142.5 पी प्लस 162.5 क्यू. यही आपको प्रूफ करना था. लास्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑफ क्यू. अब आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना है. एक इक्वेशन आपके पास आई है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 12. दूसरी इक्वेशन आपके पास आई है 142.5 पी प्लस 162.5 क्यू इक्वल्स टू 1870. तो मैं क्या करूँगा, मैं एलिमिनेशन का मेथड ऑप्ट कर रहा हूँ. मैं इस पूरी इक्वेशन को 142.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब 142.5 पी प्लस 142.5 क्यू इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विद 142.5 गिव्स यू 1710. फ़ायदा क्या हुआ करने का, ताकि हमारे पास p की वैल्यू सेम हो गई. अब हमने इसके साइन चेंज करने हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए. अब बचा क्या, 162.5 माइनस 142.5 लीड्स टू 20 क्यू इक्वल्स टू 1870 माइनस 1710 इट्स 160. तो सिंपली आपके पास क्यू का आंसर आ जाएगा 8. जैसे क्यू का आंसर आ गया उसको मैं अपनी पहली इक्वेशन में प्लेस कर रहा हूँ कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू 12. क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है. p इक्वल्स टू 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 4. ये आपके आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल फॉर 3 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 5. तो जब मैंने यहाँ पर x की जगह 4 प्लेस किया तो मेरा आएगा 3 प्लस 2 4 जार 8 प्लस 4 का क्यूब इज 64 डिवाइडेड बाय 5. ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस 1.8. अब आपने सिंपली प्लॉट करना है इसको कि माइनस 4 पे वैल्यू है 7.8, 7.2468. ये आया 7.8 माइनस 3 पे 2.4, सो 2 और 2.4, ये वाला आएगा 2.4. राइट, तो ये सारे मैंने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, और अब इन सब पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, और एक हमारे पास स्मूथ कर्व का स्केच होना चाहिए. यहाँ पर आप कभी भी स्केल से प्लॉट नहीं करोगे, हमेशा ये रफली स्केच ही रहेगा, ऐसा एक कर्व बन जाएगा. कर्व बनाने के बाद नेक्स्ट पार्ट, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट 1,4.8. तो पहला काम तो आपको ये करना है कि 1,4.8 के पॉइंट आपने हाईलाइट करना है. ठीक है, तो 1,4.8 आपका पॉइंट ये वाला है. यहाँ पर आपने टेंजेंट बनाना है, मतलब एक ऐसी लाइन जो कर्व को खाली एक पॉइंट पे कट करे. मैंने रफली बनाई है, मेरे पास ये एक लाइन आ गई है. इस लाइन पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स पिक करने हैं. तो पहला पॉइंट मैंने ये ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले 3,7.2, और एक पॉइंट मैंने ये पिक कर लिया, इसके पॉइंट्स मुझे मिले -0.5, 3. जब मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए तो मैंने ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपका वर्किंग फार्मूला ग्रेडियंट का। ये मैंने कहा कि मेरे पास ये x1 y1 है और ये मेरे पास x2 y2 है। So y2 minus y1, it means 7.2 minus y1 is 3 divided by x2 is 3 minus minus plus x1 is 0.5. So 7.2 minus 3 leads to 4.2 divided by 3.5. All right, डिवाइड किया आपने, यू विल गेट द ग्रेडियंट, इट्स 1.2। ये आपका आंसर है। मार्टिन स्कीम में इसका जो आंसर है उसकी आपको रेंज दी हुई है, दैट इज़ फ्रॉम 1.2 टू 1.6, क्योंकि हम जब प्लॉट कर रहे होते हैं, हम ग्रेडियंट बना रहे हैं, तो आंसर्स हमारे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट आपका आंसर रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि इस लाइन में y को बनाता हूँ सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। लाइन को प्लॉट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ प्लॉट करो। ठीक है, अगर x ज़ीरो होगा, अगर मैं यहाँ पर x को ज़ीरो पुट करूँ तो बचेगा क्या, 8 माइनस ज़ीरो 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 4। x जब ज़ीरो है तो y 4 है। ऑलराइट, अगर y ज़ीरो होगा, ठीक है ना, अगर आप समझो मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, y ज़ीरो है तो x क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो अगर y ज़ीरो है तो x 8 है। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट से हम आराम से लाइन प्लॉट कर सकते हैं। इसकी वर्किंग मैं येलो पेन से करूँगा कि आपको नजर आए। तो पहला पॉइंट है मेरे पास 0,4, ये आ गया 0,4, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 8,0। अब मसला ये कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर 8 का ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को क्या पुट करूँ कि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए, लेट सपोज मैंने x को मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने x को 2 पुट किया तो ये आएगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 2 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो ये आ जाएगा y3। मेरे पास पॉइंट आ गया। अब मैं पॉइंट को प्लॉट कर सकता हूँ कि 2,3 ये पॉइंट आ गया। जब आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, आपने सिंपल इनको प्लॉट करना है स्केल से, आपने लाइन प्लॉट कर ली है। ठीक है ना, ये आपका पार्ट ही कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ। जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ का नज़र आया, एक पॉइंट ये नज़र आ रहा है और एक पॉइंट ये नज़र आ रहा है। ठीक है ना, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं मुझे 0.4, और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं इट्स 3.3। तो द कोऑर्डिनेट्स आर 0.4 एंड 3.3। अच्छा, अब आप ये देखें, ये दो आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि जब मैं इस ग्राफ को मज़ीद एक्सटेंड करूँगा तो ये यहाँ पर भी कट करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी आपका एक आंसर काउंट किया जाएगा। ये बहुत सिली मिस्टेक होती है कि बच्चे लाइन को एक्सटेंड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपके पास आया -3.8। तो ये 3 आंसर्स हुए मेरे पास। ठीक है ना, तो आंसर्स क्या क्या हुए मेरे पास, 0.4, 3.3 एंड -3.8। लास्ट पार्ट आपको कहा है द एक्स कोऑर्डिनेट आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x³ + ax + b। बड़ा सिंपल सा है, क्या कर रहे हैं, आपके पास 2 y की इक्वेशन है। ठीक है ना, एक y की इक्वेशन आपने प्लॉट की है, वो इक्वेशन की आपके पास वो है y इक्वल्स टू 3 + 2x - x³ डिवाइडेड बाय 5, जो आपने प्लॉट की है। एक y की इक्वेशन आपको दी है उसने, जो है 2y + x = 8। अगर मैंने यहाँ पर बनाया y को सब्जेक्ट, तो मेरा आंसर आया था y = 8 - x डिवाइडेड बाई 2, यह बना था हमारा। ठीक है, अब ज़रा ऑब्जर्व करें कि ये भी y है और ये भी y है, तो हम दोनों y को बेसिकली इक्वेट कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि 3 + 2x - x³ डिवाइडेड बाई 5 = 8 - x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया एलसीएम 5, तो ये आ रहेगा 5 3 ज़ार 15 + 5 2 ज़ार 10x - x³, और ये ऐसी रहेगा 8 - x डिवाइडेड बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग। तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा 2 × 15 इज़ 30 + 2 10 ज़ार 20x - 2x³ = 5 8 ज़ार 40 - 5x। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2x³ को मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, सब चीज़ों को वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड पे 0 बच जाएगा। 2x³ राइट पे जाएगा तो पॉजिटिव 2x³ हो जाएगा। वहाँ पर -5x तो मौजूद था, लेकिन हमारे पास +20x वहाँ जाएगा तो -20x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास +40 भी मौजूद है, लेकिन जब +30 वहाँ जाएगा तो -30 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2x³ - 25x + 10 = 0। इस इक्वेशन को आपने अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना है। गिवन इक्वेशन क्या है,
2x³ प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो अब आपको समझ में आया कि आपके पास जो a का आंसर है इट्स -25 और b का आंसर आपके पास 10 है। ये इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इट्स फ्रॉम द सेट्स, यूनिवर्सल सेट आपको पता है 1 till 16। a इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसका मतलब हमारे पास जो a के एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या हो सकता है, इट्स 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये सारे आपके पास इवन नंबर्स। b इज़ अ सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, तो कौन कौन से इसमें स्क्वायर नंबर आएंगे हमारे पास, इट्स 4 9 एंड 16, ये सारे स्क्वायर नंबर है मेरे पास। फैक्टर ऑफ 100, फैक्टर ऑफ 100 कौन कौन से हैं, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100। फैक्टर ऑफ 100 हमारे पास क्या 4 होता है, तो 100 डिवाइड बाई 4 यस 25 आता है। तो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100, 10 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100 और मेरा ख्याल है फैक्टर ऑफ 100 कोई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास 1 भी है। इनफैक्ट हमारे पास 1 जो है वो यहाँ पर भी ऐड होगा बिकॉज 1 इज़ अ स्क्वायर नंबर एंड 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100। तो आपने इन सबको लिखना है वेन डायग्राम में। तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास इवन नंबर्स हैं जिसमें आएगा 6 8 12 14। अच्छा, जो आपके पास इवन नंबर ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 16 स्क्वायर नंबर भी और 16 हमारे पास इवन नंबर भी है, ठीक है। ऐसा नंबर जो सब में कॉमन आ रहा है वो नंबर हमारे पास है 4, तो द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी 5 1 एंड हमारे पास बी में आ जाएगा 9, ठीक है। अब जो आपके नंबर यूज़ नहीं हुए जिसमें आपका है 3 है 11 है 15 है 13 है और 7 है, ये आपके आ जाएंगे बाहर। इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ऑलराइट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ये तो 5 के 5 आएंगे, ठीक है। ए के ये वाले नहीं आएंगे, ए के हमारे पास ये वाले दो इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ये बी में आ रहे हैं, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास टोटल 10 हैं जो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, पी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अगर ए और सी का मैं इंटरसेक्शन देखूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऑलराइट, तो लिस्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, तो ये आ रहेगा 2 4 और 10, ये आपके पास पॉसिबल हैं पी के एलिमेंट्स। पार्ट बी, अतीक है द सेट ऑफ 16 कार्ड नंबर 1 to 16, ही टेक्स अ कार्ड फ्रॉम द सेट एट रैंडम, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द कार्ड शोज एन ऑड स्क्वायर नंबर। अच्छा, ऑड स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है हमारे पास, ठीक है, 9 होता है, 25 होता है लेकिन वो लिमिट से बाहर है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो मेरे पास दो नंबर ऐसे हैं जो कि ऑड स्क्वायर नंबर हैं। टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना है, 16 का है, सिंप्लीफाई किया आपने, इट्स 1/8, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, Atik takes two cards at random from the set of 16 cards. Find the possibility that both cards show even numbers that are factor of 100. तो फैक्टर ऑफ 100 मैंने आपको बताया था 1 है 2 है 4 है 5 है और 10 इट्सेल्फ है, राइट। आपको पॉसिबिलिटी उसकी निकालनी है जो आपके पास फैक्टर ऑफ 100 भी हो और जो आपके पास इवन नंबर भी हो, ठीक है। तो इनमें जो आपके पास इवन नंबर हैं कौन कौन से हैं, 2 है 4 है और 10 है। तो पहले नंबर आने की पॉसिबिलिटी आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 16 और सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी होगी 2 डिवाइडेड बाई 15। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 3 1s are 3, 3 5s are 15, so the answer is 1 divided by 40. Question number 6, rearrange the formula 3v equals to 3 upon p plus 5 to make p the subject। तो सबसे पहले मैं p प्लस 5 को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये आएगा p प्लस 5 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई v। यहाँ पर प्लस 5 राइट पे जाएगा तो -5 होगा तो p इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई v -5, ये आपका p सब्जेक्ट बन गया। पार्ट बी, एक्सप्रेस ए सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहला काम आपने लिया एलसीएम, जो कुछ जैसे लिखा है उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है जी। अब न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा x -6 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x -5 से। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो ये आएगा x स्क्वायर -6x प्लस 6x -15 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर -15 डिवाइडेड बाय 2x -5 मल्टीप्लाई विद x -6, ये आपका आंसर। पार्ट सी, सॉल्व। 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 multiplies with 1 minus 3x, so that will be 2 minus 6x equals to 4x plus 5। 6x नेगेटिव है, आपने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे तो 4 प्लस 6 दैट विल बी 10x इक्वल्स टू 5 वहाँ जाएगा तो 2 minus 5 इट्स -3 एंड x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर।
पार्ट डी सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं 5x प्लस 5 3 आर 15 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x अरेंज करते हैं 4x स्क्वायर 5x वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -2 -5 -7x -15 इक्वल्स टू 0 मिडिल टर्म हो रही है 15 टाइम्स 4 15 इंटू 4 इज़ 60 तो आपको दो नंबर सोचने हैं तो इट्स 12 एंड 5 सो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 15 कॉमन लिया 4x बचा क्या आपके पास x माइनस 3 कॉमन लिया आपने 5 क्या बचा आपके पास x माइनस 3 x माइनस 3 कॉमन आ सकता है अब क्या बचा आपके पास 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दोनों को आपने 0 से इक्वेट किया x माइनस 3 और 4x प्लस 5 equals to 0 so x equals to 3 and x equals to minus 5 divided by 4 ये आपके answers. Question number 7 from bearings. It says that a field is in the shape of quadrilateral PQRS. A path crosses the field from R to P to R. PQ पता है, RS पता है, PR पता है. S is on a bearing of 42. Calculate the bearing of R from P. क्योंकि from के बाद आपका P लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली चीज़ हमने देखा है P का नॉर्थ हमारे पास हाईलाइट है, ठीक है ना. हमने P के नॉर्थ से आना कहाँ है, हमने P के नॉर्थ से आना है R तक, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. उस एंगल को फाइंड करने के लिए मेरे पास 42 तो मालूम है, इसका मतलब है मुझे सिर्फ ये वाला अगर x मिल जाए तो मैं ये पूरा थीटा निकाल सकता हूँ. अब यहाँ पर x निकालने के लिए मैं लॉ ऑफ साइन को यूज़ करूँगा. कैसे पता लगा, साइड और उसके सामने वाला मुझे एंगल मालूम है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ. साइड दैट इज़ 325 अगेंस्ट द एंगल इट्स साइन 108 इक्वल्स टू साइड इज़ 146 डिवाइडेड बाय साइन x. सिंप्लीफाई किया आपने, साइन का इन्वर्स लिया तो आपको x मिल जाएगा, इट्स 25.3 डिग्री. लेकिन ये आपके पास x है, थीटा का आंसर नहीं. थीटा के लिए आपने इस x को 42 में ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज़ इक्वल्स टू, इसमें आपने 42 को ऐड किया 67.3. ये आपकी बेरिंग आ गई है फ्रॉम R फ्रॉम P. द नेक्स्ट पार्ट शो दैट QR इज़ 202. तो QR निकालने के लिए मैं लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करूँगा. दैट विल बी इक्वल्स टू QR square equals to 280 square plus 325 square minus 2 times 280 times 325 times cos 38. इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ QR. इट्स 202 या फिर 201.9.8 इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा. इसके नियरेस्ट आना चाहिए. पार्ट 2. Mia walks at a constant speed of 5.5 kilometers per hour. Calculate the time it takes her to walk from Q to R. Q से R का आपको टाइम निकालना है. गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड्स. ऑलराइट, अब आपको एक फार्मूला पता है कि डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. अगर मुझे टाइम निकालना है इसका मतलब है ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. क्यू आर का डिस्टेंस लास्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है 200, सो डिस्टेंस इज 200, राइट. लेकिन ये जो आपका 200 है ना, दैट इज़ इन 200 मीटर्स. और आपको जो यहाँ पर दिया है 5.58 किलोमीटर्स पर आवर, तो मैं यहाँ पर 200 को सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ 1000 से. तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा 0.2 किलोमीटर. ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस. ऑलराइट, तो अब मैं 200 नहीं लूँगा, अब मैं यहाँ पे लूँगा सिंपली 0.2. ऑलराइट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड मुझे दी है 5.5. तो अगर मैं डिवाइड करूँ 0.2 डिवाइडेड बाय 5.5 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.036. लेकिन ये जो आपका आंसर है ये आपका आंसर आ रहा है आवर्स में. इसको आपने मल्टीप्लाई किया 60 से तो इसने आपको आंसर दिया इट्स 2.18 मिनट्स. ऑलराइट, तो अब 0.18 को भी आपने कन्वर्ट करना है. तो 0.18 को मैंने मल्टीप्लाई किया 60 से, सो दैट इज इक्वल्स टू 10.8 मतलब 11. तो फाइनल आंसर क्या हुआ, इट्स 2 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स. राइट, क्वेश्चन नंबर 8 इट्स फ्रॉम द मेंसुरेशन. आपके सामने कोन ड्रॉन है, ठीक है ना. एक बड़ी कोन है आपके पास और एक अंदर से एक छोटी कोन है. इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बाउल. तो आपने इस बाउल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इट्स वेरी सिंपल. वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच. ऑलराइट, ये हमारे वर्किंग फार्मूला है. अगर हम बड़ी कोन की बात करते हैं तो मेरे पास जो उसका रेडियस है दैट इज़ 16 पाई आर स्क्वायर और जो उसकी हाइट है मेरे पास दैट इज़ इक्वल्स टू 60. और अगर मैं छोटी कोन की बात करता हूँ तो उसका रेडियस मेरे पास 12 है लेकिन उसकी हाइट मेरे पास 45 है.
अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आसानी के लिए मैं 1/3 पाई को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अब मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर आएगा 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 45। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आ रहा है इट्स 9300 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बाउल। Next part. The slant height of the cone that has been removed is C centimeter. Show that C is 46.6. तो C निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ पर पैथागोरस अप्लाई कर सकते हैं कि C स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर तो आपको पता है इट्स 144, 45 स्क्वायर इज 2025 और C के लिए आपने इसको रूट अप्लाई कर दिया। सो 2025 प्लस 144 एंड द रूट ऑफ इट equals to 46.57, that is equals to 46.6 और यही आपको शो करना था। Alright, the ball is completely filled with water. Calculate the total surface area of the ball that is in contact with the water. आपको जो सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर, उसको अगर मैं हाईलाइट करूँ तो वो आपका ये पूरा एरिया आपने निकालना है, सही है ना। जहाँ पर ये हाईलाइट मैं कर रहा हूँ ये आपने एरिया निकालना है। ऑलराइट, इस एरिया को निकालने के लिए आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। पहले तो हमारे पास कोन का वर्किंग फार्मूला क्या होता है, इट्स पाई आर एल। अब बड़ी वाली लेंथ जो है मेरे पास वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने सी निकाला है वैसे मैं बड़ी वाली लेंथ निकालता हूँ। वो लेंथ क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू, पूरी लेंथ है मेरे पास 60 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ऑलराइट, सो 60 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3856 और इसका हम रूट ले लेंगे। सो रूट ऑफ 3856 62.09, दैट इज 62.1, ये मेरे पास लेंथ आ गई। तो मैं बड़ी वाले सरफेस एरिया में से छोटा वाला एरिया लेंथ ऑफ लार्जर एंड लेंथ ऑफ स्मॉलर कर लिया। तो जो बड़ा वाला लेंथ है पाई आर द लेंथ ऑफ लार्जर वन 62.1 माइनस पाई आर द लेंथ ऑफ स्मॉलर वन इज सी का आंसर हमारे पास 46.6 आया था, जो कि हमने लास्ट पार्ट में किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे रेडियस की वैल्यू पता है कि जो बड़ा रेडियस है इट्स 16 टाइम्स 62.1 माइनस जो स्मॉल रेडियस है इट्स 12 टाइम्स 46.6। दोनों को आपने माइनस किया, इसका जो आपके पास आंसर आया इट्स 1364.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आया है। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने सिर्फ बेस को ऐड करना है, मतलब मैंने इसमें ऐड करना है प्लस पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है मेरे पास, इट्स सिंपली 12। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो दैट इज़ 1364.7 प्लस 144 एंड पाई इज 3.142। दोनों को आपने ऐड किया, सो दैट इज इक्वल्स टू 1817.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका इसका फाइनल आंसर है। Alright, it's question number 9. ABCD is a rectangle with AB is 10 and AD is 12. PQ is parallel to AB and RS is parallel to AD. Y is the point of intersection of PQ and RS. A smaller rectangle and a square are shaded. Write down an expression in terms of x for AR. आपको दिया हुआ क्या है, AB मुझे टोटल दी हुई है लेंथ इट्स 10 और AD मुझे मालूम है इट्स 12, मतलब मुझे पूरे रेक्टेंगल की लेंथ पता है। इसके अलावा मुझे BR दिया हुआ है, BR is x and DP is x. अगर मुझे AR निकालना है तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल, इट विल बी 10 माइनस एक्स, AP वेरी सिंपल 12 माइनस एक्स। एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू 3/4। शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x 22x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बी 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी 90। लेफ्ट साइड पे हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 10 इट्स 120 माइनस 12x माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अरेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन थी, तो आपको प्रूफ करनी थी। पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC
डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। सो माइनस बी, बी क्या है -22। तो जहाँ पर बी है -22, ए इज़ वॉट, ए इज़ 1, 4ac, 2a एंड सी इज़ वॉट, सी इज़ 30। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 22 प्लस माइनस 22 स्क्वायर इज़ 484 माइनस 4 इंटू 30 लीड्स टू 120 with the root sign divided by 2. So 484 minus 120 and square root of it, it's 19.078. So 22 plus minus 19.1 divided by 2. 22 plus 19.1 divided by 2, 22 minus 19.1 divided by 2. तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 20.54 and the other one is 1.46. All right, next one. Find the total area, unshaded area in rectangle ABCD. तो आपको अनशेडेड एरिया मतलब कि ये वाला और ये निकालना है। सॉरी, करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास क्या है, वो है 120। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से मैं शेडेड एरिया निकालना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इस वाले का जो एरिया था हमारे पास, दैट इज़ 12 माइनस एक्स एंड 10 माइनस एक्स, और जो मेरा ये स्क्वायर बन रहा है, जो मेरा ये स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब हम लोगों के पास x की वैल्यू मालूम है। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी 1.46। क्यों होगी, क्योंकि 12 में से अगर मैं x हमेशा 12 से छोटी लेंथ होगी, 20.54 बड़ी लेंथ है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हमने x की वैल्यू पुट करी यहाँ पर। सो इट्स 12 माइनस 1.46, 10 माइनस 1.46 प्लस 1.46 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पूरे को आपने सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 27.85, दैट इज़ द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 10, AC and BD are diameters of circle, show that ABC is congruent to triangle BAD. ऑल राइट, पहली चीज़ हमने यहाँ पर ये देखी कि अगर मेरे पास BD डायमीटर है तो ये एंगल A90 होगा, और अगर मेरे पास AC डायमीटर है तो ये एंगल B90 होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ABC का एंगल बराबर है BAD का एंगल, और ये दोनों की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है। सेकंड बात, मेरे पास लेंथ ऑफ AC बराबर होगी लेंथ ऑफ BD की। क्यों बराबर होगी भाई, क्योंकि ये दोनों मेरे पास डायामीटर्स हैं। और तीसरी बात कि दोनों ट्राइंगल में लेंथ ऑफ AB एक कॉमन लेंथ आ रही है, ठीक है। तो हमने किस प्रॉपर्टी से प्रूफ किया, हमने साइड एंगल साइड से ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAD के। ये इसका आंसर। Next part, the tangent, two tangents TC and TD are drawn to the circle in part A. The diameter of the circle is 8 and ABD is 28. तो ABD का मतलब है कि ये एंगल आपके पास 28 आ चुका है, ठीक है। क्योंकि लास्ट पार्ट में हम कह चुके हैं कि ये एंगल 90 है, तो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल है ये कैसे निकालेंगे आप, इट्स 90 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, ठीक है ना। अब आपके पास ये एंगल 62 है, क्योंकि ये 62 होगा तो ये भी 62 हो जाएगा, ये 62 होगा तो ये भी 62 हो जाएगा, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो सिंपली सी और डी का आंसर आपके पास क्या हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 124। नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया। तो मेरे पास एरिया के लिए सेक्टर नज़र आ रहा है मुझे एक, तो ठीक है, और दो मुझे ट्राइंगल या एक काइट जैसी फिगर नज़र आ रही है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। वर्किंग फार्मूला क्या होता है, एंगल दैट इज़ 124 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपका डायमीटर जो है वो अगर 8 है, सो आर मीन्स इट्स 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 17.32। ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ODT। उसके लिए पहले हमें DT की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने कहा भाई DT की लेंथ मेरे पास y है, यहाँ पर हमारे पास 90 बन रहा है टेंजेंट की वजह से। ऑल राइट, अब मेरे पास अगर ये 90 है, इसका मतलब है मुझे अपोजिट पता है और मुझे एडजेसेंट पता है, दैट इज़ योर रेडियस एंड इट्स वैल्यू इज़ 4। ऑल राइट, तो आपको पता है अपोजिट, आपको पता है एडजेसेंट, दैट मीन्स कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा 10। 10 के साथ एंगल आएगा 62 इज इक्वल्स टू अपोजिट y डिवाइडेड बाय 4। सो y इज इक्वल्स टू 7.52। ये आपके पास आ गया y का आंसर। अब आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट।
बेस इज़ योर रेडियस दैट इज़ 4, हाइट आपने निकाल ली 7.52, और चूंकि दो ट्राइंगल्स हैं मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों कैंसिल किया, 7.52 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज़ इक्वल्स टू 30.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका फाइनल स्टेप आपने करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ या एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स 31.1 माइनस कर देंगे 17.32, ऑलराइट। तो आपने सेपरेट किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 12.77, दैट इज़ योर शेडेड एरिया।